जी के संग में हमारे आज के मेहमान डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी हैं। मिनिस्टर्स एनक्लेव इस्लामाबाद में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे तो रिवायती मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए गेट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। सूरी साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। लगता है आप नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कहीं शेर नज़र आते हैं, कहीं मोर नज़र आते हैं, तो आपने ये सारी जो जंगली हयात है ये अपने इर्द गिर्द ही रखी हुई है। शौक़ है मुझे, जानवरों का भी शौक़ है, नेचर का भी शौक़ है, तो इस वजह से ये चीज़ें हैं कुछ मेरे पास। ये देखें, आपने हाथ पे रूबी पहना हुआ है, ये मेरा ख्याल है बलूचिस्तान से ही निकलता है। ये बलूचिस्तान का नहीं है और बदख्शां का बहुत मशहूर है लाल, तो अफ़गानिस्तान का है। तो बस शौक़ की वजह से पहना हुआ है। सुन्नत भी है चांदी की अंगूठी पहनना। तो सिर्फ शौक़ की हद तक ही पहनते हैं या जैसे खान साहब ने भी हाथ पे एक अंगूठी पहनी होती है और उसको अक्सर वो घुमाते भी रहते हैं? नहीं, उनसे तो निस्बत नहीं है। मुझे पहले से काफ़ी पहले का शौक़ है अंगूठियों का, और एक नहीं है मेरे पास, काफ़ी हैं। तो खान साहब भी पहनते हैं अंगूठी और उनको भी अभी कुछ अर्सा पहले से पहनना शुरू किया। ये वाली ये जूती भी वही है मुझे लगता है जो आपने शायद खान साहब को दी थी। ये कप्तान चप्पल है जो नूरदीन चाचा बनाता है जी। तो ये नूरदीन चाचा को जो है वो खान साहब से धरना जब हमारा शुरू था इस्लामाबाद में डी चौक पे, तो ईद आ रही थी, तो ईद पे जो है वो फिर नूरदीन चाचा को बुलाया मैंने, इसलिए कि मैं उसे शुरू से बनाता था चप्पल। तो उन्होंने फिर खान साहब का भी साइज़ लिया, चप्पल बनाई, तो वहाँ से फिर वो नूरदीन चाचा भी मशहूर हो गया, ये कप्तान चप्पल भी मशहूर हो गई जी। ये जो गन है यहाँ पे, इसकी भी कोई ख़ास हिस्ट्री है? ये असल में बलूचिस्तान का इलाका है हमारा, ढाडर, तो वहाँ पर ये ब्रिटिश दौर में ये बनती थी और ये वहाँ की हाथ की बनी हुई जो है वो गन है। ये आपके नाम के हिसाब से तो बहुत से तारीख़ी हवाले भी जुड़े हुए हैं। क्या ये सिर्फ नाम की हद तक ही हैं या आपके अपने मिजाज में भी इससे कोई मुमासलत है? कासिम नाम जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का भी था, और इसका मतलब जो है वो तकसीम करने वाला, लोगों को देने वाला। और बाकी जो है वो ख़ान जो और सूरी जो है मेरी कास्ट है, ख़ान पठानों की वजह से है कि पठान हूँ, और सूरी जो है वो बहुत कदीम कबीला है हमारा पश्तूनों का। और जो सबसे पुराना शायर जो पश्तो का है वो भी अमीर करोड़ सूरी इसी ट्राइब से था। फिर शेरशाह सूरी जिन्होंने बरसगीर पर हुकूमत की, ये जीटी रोड भी बनाया, रुपया जो करेंसी है ये भी उन्होंने मुतारिफ़ कराया, डाक का निज़ाम उन्होंने मुतारिफ़ कराया, और तो उनका ताल्लुक़ भी इसी कबीले से था, सूरी कबीले से। ज़्यादातर लोग तो आपको उस वक्त देखते हैं जब आप टीवी पे होते हैं, और उसमें जो कासिम सूरी नज़र आता है वो बड़ा रोब वाला, दबदबे वाला और बहुत सीरियस नज़र आता है, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में तो आप अच्छे खासे सॉफ्ट आदमी हैं। वो असल में आप ख़ुद देखें, वो जो मुझे करैक्टर मिला हुआ है जो असम्बली चलाना है, 342 लोग हैं, उसके अंदर आप देखें साबिक जो है वो वज़ीर आज़म है वहाँ पे, साबिक सदर है वहाँ पे, आप 3 जो है कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो है वो सीएम सूबों के बैठे हुए हैं, एक्स और वफाकी वज़रा बैठे हुए हैं। तो मेरा मिजाज भी, जब मैं कोई भी इस तरह का काम हो तो मुझे लोग बोलते हैं शायद तुम्हारा तरख लहजा है या सख्त हो, तुम्हारा वहाँ पे कोयटा वालों का जो है वो लहजा भी शायद इसी तरह है। तो आपको तो इन रूल्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती होगी। जी हाँ, बिल्कुल। एक सियासी वर्कर के तौर पे जो है वो ज़्यादातर जलसों में, जुलूसों में लोगों को मोटिवेशन करने के लिए तकरीरें करते रहते थे हम लोग इससे पहले, या एहतजाज कर रहे हैं। उसके बाद जब सीट जीते और यहाँ पे आए, जो ज़िम्मेदारियाँ मिली हुकूमत चलाने के लिए, तो उसमें जो है वो खान साहब ने डिप्टी स्पीकर का मुझे कहा कि आप ये ओहदा संभालो और आपने जो है वो हाउस चलाना है, ईवान को चलाना है कौमी असम्बली के। उसके लिए फिर दोबारा से पढ़ना पड़ा, और आप यकीन करें कि शुरू के 6 माह खान साहब ने कहीं पे भी बाहर हमें जाने नहीं दिया, किसी मुल्क में भी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब शुरू में मुझे ये ओहदा मिला तो उसके 1-2 माह बाद ही असद कैसर जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि
जिनीवा में कॉन्फ्रेंस है, स्पीकर कॉन्फ्रेंस है, आपने वहाँ पे शिरकत करनी है। तो जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को पता चला तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा तुम क्या करने जा रहे हो और क्या लाओगे पाकिस्तान के लिए। तो मैंने कहा वहाँ पे तो शिरकत करनी है, हमने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, तुमसे मैंने ईवान चलवाना है। और क्या तुमने रूल याद कर लिए हैं, तुम्हें आइन याद हो गया, आर्टिकल्स याद हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो अभी तक याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह याद है, कहा जाओ पहले ये सारी चीज़ें याद करो और कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वही वाला जिनेवा का इजलास था जिसमें अपने कश्मीर का मुकदमा बहुत अच्छे अंदाज में लड़ा था। वो वाला इजलास नहीं था, उसमें तो मुझे भेजा ही नहीं। मालदीव में एक इजलास था हमारा, उसके अंदर मैंने मुकदमा रखा कश्मीर का, जो जुल्म कर रहा है हिंदुस्तान। और वहाँ पर जो है उनके लोकसभा का स्पीकर भी थे और उनका जो ईवान बाला है उसके भी स्पीकर थे। तो उनके सामने जो है जब मैंने कश्मीर का मसला रखा और हिंदुस्तान का मसख शुदा ये वाला चेहरा भी दिखाया कि ये इतना जुल्म कर रहा है, 70-80 लाख हमारे जो मुसलमान जो कश्मीरी भाई हैं उनको मैसूर इन्होंने कर दिया है घरों में, और कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और लॉकडाउन की पोजीशन थी। तो आज दुनिया को पता चल रहा है कि लॉकडाउन क्या है। उसके बाद जो है वो कंबोडिया में गया, वहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर भी आपने देखा वो जब हिंदुस्तान के एक लोकसभा के मेंबर जब भागते हुए स्टेज की तरफ आ रहे थे तो उनको गार्ड्स ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोका जब मैं स्पीच कर रहा था और उनको बाहर हॉल से बाहर निकाल दिया। आप कोरोना के हवाले से ऐवान में भी ख़ास से मुतहर्रक नज़र आते हैं, तो इस सिलसिले में क्या कोई जामे हिकमत अमली आपके पेश नज़र है? जिस तरह पूरी दुनिया में वबा फैली है कोरोना वायरस और इससे पूरी दुनिया शदीद मुतासिर हुई है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो एक तरक्की पजीर मुल्क है जिसकी मईशत भी मजबूत नहीं है और हमारा सेहत का निज़ाम भी इतना मजबूत नहीं था एक अरसे से, तो उसमें जो पाकिस्तान की हुकूमत जो कोशिश कर रही है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो स्टेप्स लिए तो वो काबिल सताइश हैं। आप जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनके टेस्ट तो करवा रहे हैं, तो क्या आपने अपना टेस्ट भी करवाया? जी हाँ, मैंने अपना टेस्ट भी करवाया, इसलिए कि जब मैं अभी अपने हल्के कोयटा गया हुआ था और 3 हफ्ते वहीं पे था, उसमें मैं जितने भी जो है वो लोगों की मदद राशन के हवाले से, पैसों के हवाले से, जो मेरे हल्के में गरीब लोग थे, तो वहाँ पे मैं लगा रहा। और जब उसके बाद मैं आ रहा था, मैं फ़्लाइट्स तो बंद थी तो बाई रोड गया था, मेरे साथ स्टाफ भी गया था। तो जब हम वापस इस्लामाबाद आ रहे थे इजलास के सिलसिले में, तो मैंने ये सोचा कि मेरे साथ स्टाफ है, ये ना हो वो यहाँ से कोई मुतासिर हो जाए इस वायरस से और वो घर जाए और अपने साथ कैरी करता हुआ अपने बच्चों को भी ये वायरस ना लगाए। तो फिर कोयटा से निकलते हुए मैंने वहाँ पे टेस्ट करवाया और शुक्र है कि तमाम लोग जो थे हम लोग वो नेगेटिव थे। आप तो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा थे, तो इस्लामाबाद में तो बड़ी आइसोलेटेड सी लाइफ है, इसमें एडजस्ट हो पाए हैं या नहीं हो पाए? बिल्कुल, वहाँ पे जो हमारा कोयटा का मॉल था, हम सारे इकट्ठे 3 हम भाई हैं तो इकट्ठे रहते थे। वालदा भी थी, तो वालदा तो अभी फौत हो गई, तो वो घर में पता नहीं चलता था, मैं तो अक्सर बाहर रहता था इसी जदोजहद में। मुझे घर की कोई फ़िक्र नहीं होती थी, भाई हैं, वालदा होती थी, घर और हमारा जो कोयटा का माहौल था वहाँ पे मेरे बचपन के दोस्त, उनके साथ फिरना और पिकनिक्स पे जाना, और तो वो चीज़ें तो यहाँ पे बहुत महसूस करता हूँ, कमी महसूस करता हूँ। लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे? लाइफ ये है कि यहाँ पे ट्रैकिंग पे चला जाता हूँ और वॉक पे चला जाता हूँ दोस्तों के साथ, जो मेरे कोयटा के यहाँ पे सेनेटर्स भी हैं, दोस्त हैं, तो उनके साथ शाम गुजारता हूँ। आपके वालिद साहब का ताल्लुक़ एक पश्तून घराने से और वालदा कश्मीरी, आप पर असर किसका ज़्यादा है? असल में दोनों का असर है। वालदा के ज़्यादा बंदा करीब रहता है बचपन से, और वालिद मेरे जो थे वो पहले फौत भी हो गए, 93 में बीमार हुए, उनको फालिज हो गया था, फिर वो बोल भी नहीं सके, चल नहीं सके, काफ़ी अरसा फिर वालदा के साथ रहे, तो वालदा से बहुत ज़्यादा उनसियत भी थी। आपके वालिद साहब का जो कारोबार था वो अद्वियात का, आपने जो तालीम है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में हासिल की, जबकि आप अपना कारोबार भी संभालते रहे। जब वालिद साहब मेरे बिल्कुल सही थे तो उस ज़माने में शुरू से मुझे कहते थे, मेरे और कज़न्स भी थे वो बाहर पढ़ने गए हुए थे, तो मुझे भी उन्होंने कहा था, मेरे दिमाग में था ये मुझे भी भेजेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने FSC किया तो उसके बाद मैंने भी बाहर अप्लाई किया और मेरा एडमिशन भी आ गया।
और वहाँ पे भी मैं ये बिज़नेस ही का BBA करने जा रहा था, तो वो मैं नहीं जा सका बाहर, कारोबार भी संभालना पड़ा। और उसके साथ साथ फिर जो है वो मैंने तालीम भी जारी रखी और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स किया। बहुत ही यंग एज में आपके सियासी नज़रियात बहुत मजबूत हो गए थे। वो कौन सा ऐसा माहौल था जिसने आपको इतनी ज़्यादा सियासी मैच्योरिटी दे दी थी? जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं बनी थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वालिद साहब और दूसरे जो थे वो वली ख़ान को बहुत पसंद करते थे और नेशनल अवामी पार्टी जो थी। तो जब स्टूडेंट लाइफ में भी था तो मेरे अक्सर दोस्त जो थे वो उसी जमात में थे और नज़रियात जो थे वो उनसे मिलते जुलते थे। फिर ख़ान साहब का आपको पता है कि शुरू से हमें क्रिकेट का भी शौक़ था और उनको देखते थे एज़ ए हीरो जो थे वो सारे पाकिस्तानी कौम, आपको पता है नौजवान जो थी उनको लाइक करती थी। तहरीक-ए-इंसाफ जब बनी उसके बाद उन्होंने अखबार में ऐड दिया और पूरे पाकिस्तान में अखबारों में जो वो आया कि जिसने भी इसका मेंबर बनना है तो वो ये अखबार का ये हिस्सा काट के PO बॉक्स जो नंबर लिखा था उस पर भेजे। तो उसका फिर हमें जवाब भी आया कि आप मेंबर बन गए हो और वो ख़ान साहब की तरफ से एक प्रिंटेड उर्दू में लिखा हुआ एक लेटर आया। तो उसके बाद जो है फिर सूबाई नायब सदर भी रहा, सीनियर नायब सदर बना, उसके बाद मैं सेक्रेटरी जनरल भी बना और डिप्टी ऑर्गेनाइज़र बना, सूबाई सदर 2 दफ़ा आया, तो फिर मुख्तलिफ़ ओहदों पे रहा। कासिम साहब, ये कुत्ता कम भालू ज़्यादा लगता है। इसका नाम भी भालू है। भालू है नाम इसका। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये जो कुत्तों का शौक़ है जी, ये भी ख़ान साहब को देख के आया? नहीं, बहुत पुराना है। मेरे मामू थे बड़े जो है उनको भी बड़ा शौक़ था, तो मुझे शुरू से शौक़ है और मैंने बहुत शुरू से पालता हूँ। तो जानवरों का शौक़ है। अभी भी घर में जो है वो बिल्ली भी है, मेरी बेटी ने पाली भी है, पर्शियन कैट है। ये कुत्ता कौन सी नस्ल का है जी? ये जो है वो अलाबाई नस्ल है, तुर्की नस्ल है, जो अक्सर आपने देखा होगा जो बकरियां चराते हैं जो लोग, तो उनके साथ जो होता है जो बकरियों को संभालता भी है और रेवड़ को पूरे संभालता है, ये वो वाला है। लेकिन एक मिनट इसको, चुप चुप सा चुप। ये है तोता, ग्रे पैरेट है और ये काफ़ी तकरीबन इसको हो गए हैं इस टाइम मेरे ख्याल कोई 16 साल से ज़्यादा। 16 साल? जी हाँ, 16 साल से ज़्यादा हो। और ये बातें भी करता है? जी हाँ, बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, नाम लेता है सबके घर में। आपको बुलाएगा भी? ये असल में ग्रे पैरेट शाय है, जब अकेला होता है ना तो सबके नारे सबको लगाता है, नाम लेता है सबके और हर एक की आवाज़ में बोलता है। कोरोना के हवाले से कौमी असम्बली के इजलास की सदारत के लिए घर से रवाना हुए। कासिम साहब, अगर आपकी चॉइस होती तो आप खुद से कौन सी वजारत लेना पसंद करते? शुरू में तो यही था कि कोई भी आपको वजारत मिले और मेरा जो अपना वो था कि नौजवानों की वजारत हो या स्पोर्ट्स की हो या इस तरह की कोई भी ज़िम्मेदारी मुझे मिले। तो मुझे उस टाइम तक नहीं पता था कि डिप्टी स्पीकर भी और स्पीकर वो मैं समझता था बड़ा ड्राई रोल है और मैं ज़्यादा बोलने वाला था, टॉकेटिव था, तो मुझे तो बिल्कुल उसका शौक़ नहीं था डिप्टी स्पीकर का या स्पीकर बनने का। आपको डी सीट क्यों किया गया? मेरे ऊपर जो है वो जब इलेक्शन हुए और मैं पहले नंबर पे आया तो मेरे 25,900 कोई 80 के करीब वोट थे और जब दूसरे आए थे उनके 20,300 के करीब कुछ वोट थे। तो उन्होंने केस किया मुझ पे, लश्करी रईसानी साहब जो BNP मैंगल के जो उम्मीदवार थे। तो मुझे इतना, मेरे आपको पता है एक आम आदमी हूँ मैं, ना मेरे कोई इस तरह की जायदादें थी कि मैं केसों का आदी था, तो वो मुझे इतना तजर्बा नहीं था अदालतों का। और मैंने जो वकील किया, मैं यहाँ पे आ गया, मैंने आपको बताया यहाँ पे कौमी असम्बली चला रहा हूँ, उस तरह मैंने केस की जो है वो पैरवी नहीं की। तो मेरा केस मैंने इतनी दिलजमी से नहीं लड़ा, तो उसका जो है वो फ़ैसला फिर मेरे ख़िलाफ़ आया। तो उस हवाले से जो वहाँ के जो जज साहब थे उन्होंने फ़ैसला दिया कि दोबारा हो। फिर मैंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नईम बुखारी साहब को मैंने अपना एडवोकेट बनाया और तो यहाँ से फिर वो रिलीफ मिली और अभी केस चल रहा है और देखते हैं अल्लाह ताला कि क्या जो भी है।
पार्लियामेंट पहुंचने के बाद कासिम सूरी अपने दफ्तरी उमूर का आगाज़ हमेशा कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। कौमी असम्बली के इजलास की सदारत के लिए ऐवान में जाने से पहले अपना मखसूस गाउन पहना। सूरी साहब, जब आप डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए तो पहले दिन इस कुर्सी पे जब आप बैठे तो उस दिन क्या महसूस किया आपने? जिस दिन मैं मुंतखब हुआ डिप्टी स्पीकर तो उस दिन मेरी फैमिली भी आई हुई थी, मेरे बच्चे भी, वालदा भी मेरी बीमार थी, लेकिन उसके बावजूद वो आई हुई थी। जब मैं मुंतखब हुआ और उसके बाद जब मैं आया तो स्टाफ आपको आ जाता है कि अभी आप हमारे जो है ना आपको ऑफ़िस दिखाते हैं, तो मुझे ऑफ़िस लेके आए। तो वालदा भी मेरी साथ थी, तो पहली दफ़ा इस कुर्सी पे जो है मैंने अपनी वालदा को बिठाया, उसके बाद फिर मैं बैठा। बतौर डिप्टी स्पीकर आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? जब भी स्पीकर साहब नहीं हो तो मैंने ईवान को चलाना होता है और उसके साथ साथ दफ्तरी ज़िम्मेदारियां भी हैं मेरे पास। पार्लियामान लॉजेस जो है जहाँ पे तमाम MNAs रहते हैं उसके तमाम इंतज़ामात की देखभाल मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके साथ MNA हॉस्टल है जहाँ पे MNAs रहते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ हाउस एंड लाइब्रेरी की जो कायमा कमेटी है उसका भी मैं चेयरमैन हूँ, तो उसकी तमाम ज़िम्मेदारियाँ मेरे पे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कोर कमेटी है उसका भी मेंबर हूँ, तो उस हवाले से भी जो भी कोर कमेटी के जो फ़ैसले होते हैं हुकूमत के हवाले से भी दूसरे, तो उसमें भी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद जो है वो एक हल्का है पूरा कोयटा जहाँ से मैं मुंतखब होकर आया हूँ, तो उसकी ज़िम्मेदारी है। वहाँ के जो लोगों के जो मसाइल हैं, वहाँ पे जो मसाइल हैं उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। आम तासुर ये है कि असद कैसर साहब एक ठंडे मिजाज के आदमी हैं और आप बड़े एग्रेसिव हैं, और जब मफामत का रास्ता अपनाना हो तो उस वक्त असद कैसर साहब कुर्सी संभाल लेते हैं, और जब अपोजिशन को दबाना हो तो उस वक्त कुर्सी जो है कासिम सूरी साहब के हवाले कर दी जाती है। नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है, एक अच्छा हमारा कम्बिनेशन बना हुआ है। और असद कैसर साहब जो हैं वो आपको पता है कि इससे पहले भी 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर रह चुके हैं, तजर्बा है उनका। और मेरा अपना मिजाज है। धरना डेज थे तो एक रात ऐसी भी आई कि आप फ्रंट से लीड कर रहे थे पूरी धरना एक्टिविटी को, इवन आप शेलिंग का भी मुकाबला कर रहे थे। तो ये जो जंगजू तबीयत है, क्या ये सूरी खून की वजह से है? जब हमारा धरना था तो उसके अंदर वो एक ऐसा टाइम आया जब हमने जो है वो पार्लियामेंट की तरफ रुख किया, तो आपको पता है कि बहुत शेलिंग हुई और लोग ज़ख्मी भी हुए। उसके बावजूद वो ऐसा जज्बा खान साहब हम सब के अंदर लेके आए हुए थे। आप यकीन करें उस जज्बे की वजह से मैं बग़ैर मास्क के इस आंसू गैस में, शदीद आंसू गैस थी, उसमें कंटेनर पे खड़ा रहा, लोगों को मोटिवेट करता रहा। और उसी दिन ही इमरान खान साहब ने आपको टाइगर का खिताब भी दिया था। इमरान खान साहब ने जो है वो आपको तो पता है बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, हौसला देते हैं। तो जितने भी लोग जो ऊपर थे उसमें उनको उन्होंने सराहा और मुझे भी, मेरा भी उन्होंने नाम लिया उस दिन, और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक वर्कर जो मेहनत कर रहा होता है अगर लीडर उसकी तारीफ़ करे तो उससे बड़ा और कोई सिला नहीं होता। बड़े अजीब अजीब ज़ूमानी किस्म के कमेंट्स भी आते हैं जी, और ऐसे ऐसे हॉक्स भी अंदर होते हैं। तो जब इस तरह की जब गुफ्तगू होती है, हुल्लड़बाजी भी होती है, तो उस वक्त कैसे मैनेज करते हैं ऐवान को? हाँ, मैंने आपको बताया कि आपको तो कोई समझाने वाला उस टाइम नहीं होता, आपने ख़ुद सब्र और तहम्मुल का सबसे ज़्यादा मुज़ाहरा करना होता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, एक क्लासरूम जैसा माहौल होता है अंदर, और जो सीनियर लोग भी होते हैं वो भी गप्पे लगा रहे होते हैं। और उसी तरह जो है वो आपने देखा कि बड़े बड़े लीडरान जो है वो वीडियोज़ भी बना रहे थे एक दौर में, उनको भी मैंने मना किया कि आप जो है मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, वीडियो नहीं बनाएं। मुराद सईद साहब जब जोश में आ जाते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करते हैं? मुराद सईद साहब बहुत अच्छे मुकर्रर हैं। रूल है कि वज़ीर बोलना चाहे तो आपने उसको मौका देना है, जिस तरह अपोजिशन लीडर अगर बोलना चाहे तो आपने उसको मौका देना है। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो वो बहुत ज़्यादा तनकीद किया करते थे कि वज़ीर आज़म असम्बली में नहीं आते हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब खुद
प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वो खुद भी नहीं आते। वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था पहले दिन जब वज़ीर आज़म बने और उन्हें अपोजिशन ने बोलने नहीं दिया। खान साहब गाए बगाए आते रहते हैं असम्बली और उन्होंने तो बल्कि कहा था कि मैं जवाब भी दूंगा, हमेशा आया करूंगा असम्बली और अपोजिशन के जवाबात दिया करूंगा, लेकिन उसके अंदर जो है वो ताउन नहीं हो सका उस कानून में तब्दीली के लिए जो हुकूमत और अपोजिशन के दोनों ने करना था। आपने तो बतौर डिप्टी स्पीकर एक नई मिसाल कायम कर दी जब हैवी बाइक पर आपने कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वो भी बग़ैर प्रोटोकॉल के। हाँ, मोटरसाइकिल का मुझे शुरू से शौक़ है और कोयटा में जो है वो ईरान से और बॉर्डर से जो है वो मोटरसाइकिलें, हैवी मोटरसाइकिलें हमेशा से आती रही हैं। तो शुरू से कोयटा में जो है वो पहाड़ी इलाका है, मोटरसाइकिलों का मुझे शुरू से शौक़ है और कॉलेज के दौर में भी मैंने जो है वो पूरे पाकिस्तान का मोटरसाइकिल पे जो है वो दौरा किया हुआ है। आसिम सलीम बाजवा साहब है, ये 5th जनरेशन वॉर के सिपा सालार हैं और अब वो मौजूदा हुकूमत के मशीरे इत्तलाआत भी हैं। आपकी उनसे क्या तवक्कुआत है? बलूचिस्तान में कोर कमांडर भी रह चुके हैं और मेरी कई दफ़ा उनसे मुलाकातें हुई हैं। बड़े ही नफीस इंसान हैं और उससे पहले आपने देखा कि ISPR के तर्जुमान रह चुके हैं पाक अफवाज के, और जिस तरीके से वो उन्होंने जो है वो ट्विटर पे आके पहली दफ़ा जो है तर्जुमान बने और उन्होंने वो तमाम सोशल टूल्स का भी इस्तेमाल शुरू किया जो जदीद तकाज़े थे, और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा उन्होंने हैंडल किया प्रेस को भी और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ब्रीफिंग देते रहे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने उन्हें ये मनसब दिया। पार्लियामेंटेरियंस के हमरा नमाज अदा की। कौमी असम्बली के ऐवान में भी कासिम खान सूरी ने अहम मालूमात फराहम की। पहली बार जब आपने कौमी असम्बली का सेशन कंडक्ट किया तो उस दिन क्या फीलिंग्स थी? मुझे पहले से इतला नहीं थी कि मैंने इजलास चलाना है। मैं और हमारे MNA फ़ारूक हबीब और दूसरे हम जो है वो कैंटीन में खाना खा रहे थे दोपहर का, तो अचानक मुझे स्टाफ आया और उन्होंने कहा कि अभी आपने इजलास चलाना है। स्पीकर साहब की कुछ तबीयत उस दिन सही नहीं थी, तो फिर अचानक तैयारी की और जल्दी जल्दी तैयारी की और इजलास का जो पहला दिन था उस दिन वो मैं जो है मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं था कि पहले से कि मैं इजलास चलाऊँगा, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि इजलास तो चलाना था, मेरी ज़िम्मेदारी यही थी। तो पहला दिन भी बस गुजर गया चलाया इजलास उस दिन। आपको ये क्रेडिट जाता है कि आपने इस ऐवान को आम लोगों के लिए भी खोल दिया है। पूरी कोशिश करते हैं कि जो आम पब्लिक है वो भी आके इजलास देखे, इसकी कार्रवाई देखे। हम जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं अपने ग्रुप्स की सूरत में, उनको यहाँ पे वेलकम करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको इजलास की पूरी कार्रवाई दिखाते हैं। और इसी तरह आम पब्लिक भी जो हलकों से मुख्तलिफ हलकों से आती है देखने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे गैलरीज बनाई हुई हैं, यहाँ पे वो आके बैठते हैं, देखते हैं। डिप्टी स्पीकर चैम्बर में कासिम खान सूरी से दिलचस्प गुफ्तगू हुई। हरीम शाह एक करैक्टर हैं, वो PTI के मुख्तलिफ ओहदेदारान से वक्तन फ़वक्तन मिलती रही हैं। क्या उन्होंने आपसे मिलने की कभी कोशिश नहीं की? आपको पता है जब आप किसी ओहदे पे आ जाएं तो बहुत से लोग आपको फ़ोन करते हैं, तो ये इस तरह की ख़वातीन के बहुत से टेक्स्ट भी आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, लेकिन कभी मैंने तवज्जो नहीं दी इस तरफ। या आप डर गए कि कहीं वो आके कोई ऐसी कंट्रोवर्सी में ना उलझा दे? नहीं, मुझे पता नहीं चला। वो इनकी एक फ्रेंड है वो खटक, तो बाद में जो मैंने देखा उसके बहुत से मुझे मैसेज आए हुए थे, उसकी फ़ोन कॉल्स भी आई हुई थी, तो मैंने अटेंड ही नहीं की वो फ़ोन कॉल्स। और फिर बाद में मैंने भी शुक्र अदा किया कि शुक्र है मैंने इनकी फ़ोन कॉल्स जो है वो अटेंड नहीं की। जब आप हैवी बाइक पर सड़कों पर गश्त करते हैं तो आप एक फिल्मी हीरो से कम नहीं लगते।
तो क्या सियासत के साथ साथ फिल्में देखने का भी शौक़ है? फिल्में देखने का जी हाँ शौक़ है, फिल्में देखी हैं काफ़ी। अब तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम फिल्म देखें, या और ज़्यादा वैसे टीवी देखने का शौक़ नहीं है बिल्कुल। बीवी देखते हैं? घर पे रहें तो ज़्यादा जो है ना वो बीवी देखे। वालिद पश्तून, वालदा कश्मीरी, तो दुल्हन कौन सी फैमिली से हैं? जो मेरी जब शादी हुई वो प्योर जो थी वो अरेंज मैरिज थी और वालदा की पसंद थी। मैंने तो बिल्कुल देखा भी नहीं। जब शादी हुई उसके बाद फिर मैंने पहली दफ़ा बात की। सैयद हैं, गिलानी फैमिली से। किस बात पर आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है? मुझे जल्दी गुस्सा, सफाई अगर सही नहीं हो तो उस पर बड़ा वो मुझे फ़ील होता है कि साफ़ होनी चाहिए चीज़ें। और घर के अंदर भी अक्सर अगर मेरे तू मैं हो जाती है मिसेस से, तो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे होती है। जब कभी नाराज़गी हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? पहले तो ये था कि शुरू में अक्सर जो है वो हर घर में हो जाता है, नाराज़गी हो जाती है, तो कुछ दिन लगाता था मनाने में, नाराज़ रहता था। लेकिन अब जब से वालदा फौत हो चुकी हैं और वो मुझे आता है कि ये भी किसी की बेटी है। शायरी या म्यूज़िक से भी लगाव है? जी हाँ, शायरी का भी बहुत शौक़ है और अच्छे अच्छे शायरों को भी पढ़ा मैंने, और म्यूज़िक का बहुत शौक़ है मुझे। और चाहे वो गज़लें हों, चाहे वो मिली तराने भी हों, और लता, रफ़ी, मुकेश, पश्तो में भी और फ़ारसी के भी गाने जो है बड़े शौक़ से सुनता हूँ। किस किस्म की शायरी ज़्यादा पसंद करते हैं? शायरी जो है वो अहमद फ़राज साहब हो गए, और मिर्ज़ा गालिब को भी पढ़ा, और आजकल के जो नए शायर हैं उनको भी पढ़ते हैं। परवीन शाकिर जो थी वो बहुत अच्छी शायरा थी हमारी पाकिस्तान की। तो बहुत से इलामा इकबाल ने जिस तरह जो है वो एक हमें तमाम मुसलमानों को एक मैसेज दिया अपनी शायरी के ज़रिए। तो जवानी में कभी लड़कियों के कॉलेज के चक्कर लगाए? मैं को एजुकेशन में पढ़ता था। उन दिनों किसी को हमसफ़र बनाने का ख्याल नहीं आया? नहीं, ये ख्याल आज तक नहीं आया, इसलिए कि घर का माहौल इस तरह था कि कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि वालदा को जाके कहेंगे कि पसंद की शादी कर दी है। ये अब हमारा एक रैपिड फायर सेशन है। ठीक है। इमरान खान को रेट करें बतौर प्राइम मिनिस्टर और बतौर चेयरमैन, 10 में से कितने नंबर देंगे? बतौर वज़ीर-ए-आज़म 10 में से जो है वो मैं दूंगा उन्हें कोई 8, और बतौर चेयरमैन 10 में से 10। क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है। आपने एक एक लफ्ज़ बोलना है इनके लिए। असद कैसर? नफीस इंसान है। फवाद चौधरी? चौधरी साहब हैं। बिलावल भुट्टो? बिलावल जरदारी। शेख रशीद? सियासी नजूमी। इनमें से किसी एक को पिक करना हो तो किसको करेंगे? मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ। हैवी बाइक या झंडे वाली गाड़ी? मोटरसाइकिल। बिलावल या जरदारी? ये दोनों एक ही हैं। जहांगीर तरीन या अलीम खान? जहांगीर तरीन। इनमें से किस खातून सियासतदान को सियासत की बजाय किसी और प्रोफेशन में होना चाहिए था? फिरदौस आशिक अमान? उनको डॉक्टर हैं वो। मरियम नवाज? हाउस वाइफ होना चाहिए। हाँ, ये सही है वैसे। शायरी रहमान? राइटर। इनमें से किस सियासतदान को क्या मशवरा देंगे? नवाज शरीफ? बहुत हो गया। आसिफ अली जरदारी? आसिफ जरदारी साहब को यह है कि बीमार हैं, इलाज कराएं। शेख रशीद? रेलवे को बेहतर कर लें। फवाद चौधरी? अभी तो असम्बली आ जाएं। मुराद सईद? पाकिस्तान के जो है वो नौजवानों को लीड कर रहा है और जो उसका महकमा है उसमें बेहतरी लेके आया है। इनमें से किस खातून सियासतदान को ब्यूटी विद ब्रेन समझते हैं? जरताज गुल, हिना रब्बानी खार और मरियम नवाज? जरताज गुल। अगर आपकी ज़िंदगी पर बायोपिक बने तो इनमें से किस एक्टर को लीडिंग रोल में देखना पसंद करेंगे? फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद? मैं इनमें से जो है वो दो को मैंने देखा हुआ है, हुमायूं सईद को, और एक आपने जो बताया वो अदनान सिद्दीकी को देखा। इनमें से किस अदाकारा को उस बायोपिक में अपनी हीरोइन के तौर पर लेना पसंद करेंगे? माहिरा खान, महविश हयात और ज़ारा नूर अब्बास? इसमें से जो पहला आपने नाम बताया उसको मैं जानता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त बहुत कीमती है। इतने टाइट शेड्यूल में भी आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप आए और आप कौमी असम्बली का आपने दौरा किया, तो मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है।